मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 26 जून तक 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में कई जगह बारिश का दौर शुरू। मुंबई दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा उत्तराखंड में हो रहा जमीन जिहाद, हमारी सरकार ने इसे रोका। एकजुट होकर उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मंगलोर और बद्रीनाथ में होगी कांग्रेस की जीत। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने जल जीवन मिशन पर उठाए सवाल। कहा, मिशन में 2 से 250 करोड़ रुपए का किया जा रहा भ्रष्टाचार। जिलाधिकारी से जांच की मांग। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। तो कांग्रेस मुख्यालय में हुई उपचुनाव को लेकर बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मंगलोर और बद्रीनाथ में होगी कांग्रेस की जीत। एकजुटता के साथ उपचुनाव लड़ने का आह्वान किया है। 10 जुलाई को मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होना है मतदान। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में हुई उपचुनाव को लेकर बैठक। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहां पर इंडिया गठबंधन की हुई। पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार सीटें बड़ी हैं और अब हम देख रहे हैं कि इसी तर्ज पर एक बार फिर से जो उपचुनाव होने वाला है उत्तराखंड में, उसको लेकर भी बैठक हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि जो इंडिया गठबंधन है वो साथ में उपचुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल, उदय, देखिए आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव जिस तरह से उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, उसको लेकर के तमाम जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो यहाँ पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और 10 जुलाई को जिस तरह से मतदान होना है, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन द्वारा भी जो है पूरी तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति तय की है कि जो 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट, तो इन दोनों पर ही जो है जीत का दावा जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने सभी दलों के जो यहाँ पर नेता हैं, उनको यहाँ पर आग्रह किया था कि वो जो है अपना सहयोग इस दौरान जो है दोनों ही सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस को समर्थन दें। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि गठबंधन को लेकर के जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी लड़खड़ाती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि इस इंडिया गठबंधन का सहारा लेकर जिस तरीके से कांग्रेस उपचुनाव यहाँ पर लड़ने वाली है, इसलिए जीत का दावा भी जो है इस दौरान कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में ये देखना जो है यहाँ पर काफी होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि बसपा की अगर बात करें तो बसपा से मंगलोर सीट पर जो विधायक थे, उनका आकस्मिक निधन होने के बाद जो है अब जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें उनके बेटे को इस बार जो है यहाँ पर टिकट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मंगलोर की जो विधानसभा सीट है, उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारियों में इस दौरान जुटी हुई है। जी विनय, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती था, क्या अब जिस प्रकार से उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा इंडिया गठबंधन? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, उत्तराखंड की दोनों ही लोकसभा माफ कीजिएगा जो विधानसभा सीटें हैं, मंगलोर और बद्रीनाथ, इन दोनों को लेकर के अब इंडिया गठबंधन के तहत जो है यहाँ पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। साथ ही रणनीति इस दौरान तय की जा रही है कि किसी भी तरह से जो दोनों ही विधानसभा सीट हैं, उन पर जीत किस तरीके से उसको दर्ज करनी है। तो इसको लेकर के
कांग्रेस ने पूरी तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां कर ली है और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती जो है इस दौरान शायद देखने को मिल सकती है जी। बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने। हालांकि इंडिया गठबंधन का यही कहना है कि वो दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेगा। विनय, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन और इसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक भी आयोजित की गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मंगलोर के गुरुकुल नार्सर इंटर कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के मुद्दे और भारत की अखंडता को लेकर अपना बलिदान दिया था। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने मंगलोर उपचुनाव को लेकर कहा कि इस बार मंगलोर में कमल अवश्य खिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। निश्चित रूप से उनका जो बलिदान एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान है, किस प्रकार से उन्होंने यह नारा दिया और उस नारे को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक रूपता दी, यानी कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर इसको चरितार्थ करने का काम किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक यह सीखता है कि जब जब राष्ट्र को आपकी ज़रूरत हो तो समर्पण कैसे किया जाता है। आप बलिदान जब देते हैं तो लोग आपके प्रति या राष्ट्र को क्या उसके प्रति भाव अभिव्यक्ति होती है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से सीखा जा सकता है। हम सब लोगों ने आज उनके इसी बलिदान के प्रति अपने भाव को श्रद्धा सुमन के रूप में हमने अर्पित किया है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने जानकारी दी और बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीतने नहीं देना चाहती। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रूप से जो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को, हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जाकर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें। और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जाकर के वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय सुनिश्चित करनी है। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री विनोद सुयाल, मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ ही भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं, कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा मिलती है। सबके लिए ये प्रेरणा दिवस है, स्मृति दिवस। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सत्ता को ठोकर मारकर देश की अखंडता के लिए और देश की एकता के लिए आज जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये उन्हीं की प्रेरणा से संभव हो पाया। जब उन्होंने परमिट व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह का किया और कश्मीर कूच किया और उन्होंने कहा देश के अंदर एक ही प्रकार का संविधान लागू होना चाहिए, इसीलिए आज, और उन्होंने ये भी कहा मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे, कांग्रेस के जो तुष्टिकरण का उसका विरोध करके अपना बलिदान दिया। और निश्चित रूप से
हम सब कार्यकर्ता उस बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की बंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान सज चुका है। वहीं सूबे के मुख्य दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है। कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ना तो उनके पास नेता है और ना ही नीति। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा इन 2 सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी अपना हर्ष इस लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और लगातार 2014 में भी देख चुकी है, 2019 में भी देख चुकी है, 2012 में भी देख चुकी है, 2017 में भी देख चुकी है, 2022 में भी देख चुकी है। कांग्रेस के पास कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है उनकी। इसे निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से इन दोनों चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। आम और लीची जैसे गर्मी के फलों की पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है, जिसको लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों ने किसानों से पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिया है, जिसके आधार पर पेटियों की पंजीकृत फर्म से वार्ता होने के बाद कम से कम मूल्य पर मोबाइल उद्यान सशक्ति केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। क्षेत्रीय निरीक्षक उद्यान निरीक्षक हैं, उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है और डिमांड के आधार पर हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके जो कोरिलेटेड बॉक्स है जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं, वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान संचालन केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट तक में पहुँचाने का काम कर सकते। तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को
लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे।
देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में आने वाले कावड़ मेले को लेकर पुलिस और स्टेट होल्डर के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने और मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर अपने अपने सुझाव जिला प्रशासन को दिए। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डूबाल ने बताया कि कावड़ मेले से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी कांवड़ की तैयारियों को लेके आज जो हमारे स्थलीय निरीक्षण है उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल विस्तृत हमारे पर चर्चा की गई थी, जिसमें जो इनके सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है। साथ में अतिक्रमण को लेके और आगे कांवड़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें इनके सहयोग की अपेक्षा को लेके हम लोगों ने इनसे आग्रह भी किया है। और हम सभी लोग एक कांवड़ को बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे तरीके से करें, इसके लिए सभी लोग सभी स्टेक होल्डर्स में एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो हम लोग अच्छे तरीके से कांवड़ को करें। कांवड़ मेले को सफल बनाने में सबसे अहम योगदान जो है यहाँ के स्टेक होल्डर्स का है, व्यापारियों का है, होटल रेस्टोरेंट का है, धर्मशाला रेस्टोरेंट का है और एसपीओस का है, जो पुलिस का बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग की है। उन्होंने जो सजेशन दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, अतिक्रमण को लेके, खान पान के संबंध में, तो उनको हम लोगों ने लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो एम्बुलेंसेस की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स खोलने की बात की, विद्युत व्यवस्था पर उन्होंने बृहद रूप से चर्चा की है। ये सारे राय हम लोगों ने लिए हैं और लास्ट से जितनी हम लोगों ने डिमांड की थी सारा बजट हम लोगों को मिल गया। डोईवाला में पर्यटन स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क में पर्यटकों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां स्थानीय पर्यटकों ने पार्क के प्रभारी अंकित सिंह और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। अधिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले। बिना टिकट पार्क में गए पर्यटकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दुकानदार और अन्य पर्यटकों के साथ भी बदसलूकी की शिकायत मिलने पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। वाहन को सीज कर मामले की छानबीन की जा रही है। संज्ञान में जो मामला है, यहाँ से एक थार गाड़ी है 3333 नंबर है उसका, जो कि यहाँ पे हमारे कर्मचारियों द्वारा रोकी गई, पर वो रुकी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अंदर गई तो हमने अंदर सूचना दी कि इस गाड़ी को रोको और उसको बाहर भेजा जाए। तब उन्होंने कहीं गाड़ी को साइड लगा के ड्रिंक की है और उसके बाद वहाँ पे पर्यटकों के साथ में गाली गलौच और ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे किया। तब उसके बाद मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैं यहाँ से गया, मैंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तेज़ी से गाड़ी को चला के इतनी तेज़ी से आए कि मैं खुद बचा वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट हो गए और एक गाड़ी को टक्कर भी मारी है। बाकी उसके बाद हमने बाहर फ़ोन करके गेट बंद कराया। तब उसके बाद थाने में जाके हमने तहरीर दर्ज की है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे ट्यूब किसी से उन्होंने छीनी थी, तो हमारे लड़के ट्यूब लेने गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करी थी कि ट्यूब हम नहीं देंगे, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो बोल करके। तो हम यहाँ पर ट्यूब दे रहे थे, तो वो लड़के हमारे पास आए तो हम गए थे वहाँ पर, मैं गया था। तो मैंने उनसे कही कि वो लड़के जो ट्यूब है वो किसी और के तुम दे दो। तो वो मतलब उन्होंने हमसे बातचीत करी कि नहीं हम नहीं देंगे। तो हमने बोला दे दो, हम लोकल के ये बोल के हमने बात करी। तो उसके पापा ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी थी। तो वही चीज़ लेकर के उनके पापा जब हम पे आए तो उन्होंने मेरे पे धक्का मुक्की करी।
उनकी एक तो पहली बात तो वो गाड़ी बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि वो गाड़ी की वजह से ही हमने बोला भी गाड़ी मत चलाओ, आराम से चलाओ, बहुत है। हमने फिर भी स्टाफ है बोल के हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो फिर भी बदतमीजी करे, तो हम चाहते भैया कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए NG24। नमस्कार।